हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर में। तो पिछले लेक्चर में हमने बात किया था बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा कि अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी क्या होती है, सेफ बेयरिंग कैपेसिटी क्या होती है, नेट सेफ बेयरिंग कैपेसिटी क्या होती है। इन सब मतलब कि जनरल टर्म्स के बारे में हमने पढ़ लिया था। जनरल शियर और लोकल शियर, इन सब के बारे में क्या किया था हमने प्रीवियस जो लेक्चर है उसमें पढ़ लिया था। अगर अभी तक आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा सॉइल मैकेनिक्स नाम से। आप उस लिंक पर क्लिक करके और प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स हुए हैं उनको देख सकते हैं और अपनी नॉलेज को ग्रो कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि बेयरिंग कैपेसिटी को कैसे चेक करते हैं। जैसे साइट में या फिर जैसे क्या किया, हम कहीं साइट पे काम कर रहे हैं, साइट पे हमको वहाँ पे चेक करना हुआ कि यहाँ सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी कितनी है, तो वहाँ पे कैसे चेक करेंगे। और अगर हमको वहाँ से सॉइल लेके आके लैब में टेस्ट करना हुआ तो वहाँ पे कैसे टेस्ट करेंगे, इन दोनों के बारे में आज हम बात करेंगे। और IS कोड क्या कहता है इसके लिए, उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को, जिसमें हम बात करेंगे बेयरिंग कैपेसिटी को कैसे फाइंड आउट करते हैं। बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल के बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो जो प्रीवियस लेक्चर में जो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था वो देखा था कि ठीक है कि इसको कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो इफेक्ट करते हैं, जो प्रभावित करते हैं। कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो प्रभावित करते हैं। एक मिनट, ठीक है, अब ठीक होगा। कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं उनके बारे में भी हमने बात किया था पिछली वीडियो में। और कहाँ पे हमने छोड़ा था हमने बेयरिंग कैपेसिटी डिटर्मिनेशन। ठीक है, बेयरिंग कैपेसिटी डिटर्मिनेशन, ये हमारा लास्ट टॉपिक था जिसके बारे में हम थोड़ा सा बात किए थे। आज इसके बारे में पूरा बात करेंगे। ठीक है, तो बेयरिंग कैपेसिटी डिटर्मिनेशन, बेयरिंग कैपेसिटी को ज्ञात करना। कैसे हम बेयरिंग कैपेसिटी को ज्ञात करते हैं, उसके जनरली 3 मेथड से हमने आपको बताया था। एक IS कोड जो बताता है, दूसरा फील्ड टेस्ट और तीसरा लेबोरेटरी टेस्ट, लैब टेस्ट जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि जिसको एनालिटिकल मेथड भी हम बोल देते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या आता है, बाय बिल्डिंग कोड। ठीक है, या फिर फ्रॉम बिल्डिंग कोड। सेकंड क्या बताता है, फ्रॉम एनालिटिकल मेथड। एंड थर्ड क्या बताता है हमारा कि फ्रॉम फील्ड टेस्ट, फ्रॉम फील्ड टेस्ट। जो फील्ड टेस्ट पे रिजल्ट आते हैं उसके अकॉर्डिंग एनालिटिकल मेथड जो कि हम लैब में टेस्ट करते हैं, फिर कुछ फार्मूलों द्वारा ज्ञात करते हैं, वो हमारा हो गया। और जो बिल्डिंग कोड है NBC, नेशनल बिल्डिंग कोड में लिख दिया गया है कि अगर इस प्रकार की सॉइल है तो उसकी बेयरिंग कैपेसिटी इतना हम मान के चलते हैं। ठीक है, वहाँ पे फिक्स होता है कि हाँ इतना मान के चलते हैं, उसी अकॉर्डिंग क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं वहाँ पे जो भी बिल्डिंग हमको बनाना होता है। तो जो नेशनल बिल्डिंग कोड है इसमें आपको कुछ बताना नहीं है, आपको कोड में डाटा दिया गया है, वही डाटा, कुछ डाटा आपको याद कर लेना है, वो आप बुक से याद कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे उतना डाटा लिखना पॉसिबल नहीं तो हम लिख के आपको बता देते हैं। डाटा क्योंकि अधिक है इसलिए लिखना पॉसिबल नहीं है। हम बात करते हैं एनालिटिकल मेथड और फील्ड टेस्ट के बारे में। ठीक है, एनालिटिकल मेथड में सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, एनालिटिकल मेथड जो कि हमारा कुछ वैज्ञानिक से, जैसे सॉइल मैकेनिक्स के पिता किसको कहा जाता है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि सॉइल मैकेनिक्स, फादर्स ऑफ सॉइल मैकेनिक्स किसको कहते हैं, फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। ठीक है, हाँ,
तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डॉक्टर कार्ल वेन तरजागी, ठीक है। उन्होंने, और मेयर हुप थे, उन्होंने मतलब ऐसे कई साइंटिस्ट थे जिन्होंने रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद कुछ फार्मूलाज दिए और उन पे कैलकुलेशन करके फाइंड आउट किया कि हाँ ये प्रॉपर्टी इसमें होनी चाहिए, तो इतनी उसकी बेयरिंग कैपेसिटी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो कि डॉक्टर तरजागी हैं, तरजागी, ठीक है, तरजागी की हम बात करते हैं। तो इन्होंने जो फार्मूला दिया, ठीक है, सबसे पहले इन्होंने कुछ एजम्पशंस मान लिए। इन्होंने बताया लेकिन उसके पहले कुछ एजम्पशंस मान लिए। इनके जो क्या कहते हैं, इनका जो थ्योरी था, इनका जो फार्मूला था, उसके लिए इन्होंने क्या एजम्पशंस माना, उसकी अगर बात करते हैं। सबसे पहले इन्होंने केवल डीप शैलो फाउंडेशन के लिए कहा, शैलो फाउंडेशन के लिए ये होता है, ठीक है। अगर तरजागी के अनुसार देखते हैं शैलो फाउंडेशन क्या होता है, तो डी एफ बाई बी इज लेस देन और इक्वल 1, ठीक है। ये डॉक्टर कार्ल वेन तरजागी द्वारा शैलो फाउंडेशन की डेफिनेशन बताई गई, ठीक है। और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने जो माना कि जो फुटिंग है वो कंटिन्यूअस फुटिंग के लिए इन्होंने यह दिया है, कंटिन्यूअस फुटिंग, केवल कंटिन्यूअस फुटिंग के लिए ही। और फिर इन्होंने क्या कहा कि इस पे जो लोड लग रहा है वो केवल वर्टिकल लोड लग रहा है, ठीक है। ऐसे कुछ एजम्पशंस उन्होंने दिए थे जिन पर आधारित होता है इनका नियम और फिर लागू होता है। और इसमें जो होता है केवल क्या होता है कि जनरल शियर ही इसमें, जनरल शियर ही इन्होंने कंसीडर किया था। और एक इम्पॉर्टेंट चीज, जैसे ये कोई फुटिंग बनी हुई है, ये जो इसका सरफेस है, ठीक है, बॉटम सरफेस, इसको इन्होंने रफ माना। क्या इसको इन्होंने रफ मान के फिर डिजाइन किया था और फार्मूला दिए थे। तो ये क्या हुआ, ये कुछ इनके एजम्पशंस थे, ठीक है, जिन पे आधारित इनका लॉ था। अब बात करते हैं इन्होंने क्या फार्मूला दिया था, ठीक है। जो सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी ज्ञात करने के लिए कौन सा फार्मूला दिया था, और उसमें सॉरी ठीक है। इन्होंने एक फार्मूला दिया किसके लिए, बेयरिंग कैपेसिटी को ज्ञात करने के लिए सॉइल की। वो फार्मूला क्या था, उन्होंने बेयरिंग कैपेसिटी को QF से प्रदर्शित किया था, और उनका जो फार्मूला था वो क्या था, CNC, ठीक है, CNC और प्लस गामा DF और NQ प्लस में क्या किया, उन्होंने 0.5 गामा B N गामा, N गामा, ये उन्होंने क्या किया, फार्मूला दे दिया। अब बताया कि हाँ आप इस फार्मूले से क्या कीजिए, बेयरिंग कैपेसिटी सॉइल की ज्ञात कर लीजिए, ठीक है। C क्या करा था उसमें, कोहेजन, NC NQ N गामा, ये तीनों कांस्टेंट होते हैं। क्वेश्चन में आप सभी को इसका मान दिया रहेगा जब भी क्वेश्चन इस टॉपिक से आएगा तो, ठीक है। क्वेश्चन वैसे आता है, कभी कभी आपका फार्मूला आता है और कभी कभी आपके क्वेश्चंस आते हैं, इस टॉपिक से क्वेश्चन भी आप सभी के आते हैं। तो ये तीनों कांस्टेंट है, इन तीनों का मान आप सभी को क्वेश्चन में दिया रहेगा। और गामा क्या है, डेंसिटी ऑफ सॉइल,
डेंसिटी ऑफ सॉइल, और DF क्या है, डेप्थ ऑफ फुटिंग। ठीक, जितनी गहरी क्या किया इन्होंने, जितना गहरा फुटिंग बनाना था उतना गहरा पहले गड्ढा खोद लिया, गड्ढा खोदने के बाद वहाँ की सॉइल को उन्होंने टेस्ट किया था। ठीक है, तो DF क्या हो गया, डेप्थ ऑफ फुटिंग, और क्या बच रहा है इसमें, गामा हो गया B, विड्थ ऑफ फाउंडेशन या फिर विड्थ ऑफ फुटिंग। ठीक है, C कोहेजन हो गया, गामा डेंसिटी ऑफ सॉइल हो गई, DF डेप्थ ऑफ फुटिंग हो गई, और विड्थ ऑफ फाउंडेशन B हो गई, कैपिटल B। तो ये उन्होंने फार्मूला दिया। ये फार्मूला आपको समझ में आ रहा होगा कि ये फार्मूला केवल कोहेसिव सॉइल के लिए है, केवल कोहेसिव सॉइल के लिए। अगर हमारे पास नॉन कोहेसिव सॉइल है, मतलब कि एडेसिव सॉइल है जिसमें कोहेजन के गुण नहीं है, कोहेजन की जो प्रॉपर्टी होती है वो उसमें नहीं है, तो क्या करेंगे, ये हमारा क्या होगा, C विल बी 0, C क्या होगा, 0 हो जाएगा। जब C 0 हो जाएगा तो ये पूरा टर्म क्या होगा, जाएगा 0 हो जाएगा, और ये हमारे पास फार्मूला निकल के आएगा। ठीक है, ये क्या होगा, हमारे पास फार्मूला निकल के आएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और भी कुछ फार्मूले इन्होंने दिए हैं, जैसे कई टाइप्स के फुटिंग होती है, स्क्वायर फुटिंग होती है हमारी, और क्या होता है कि रेक्टेंगुलर फुटिंग होती है। अलग अलग फुटिंग्स के लिए इन्होंने अलग अलग फार्मूले दिए, तो वो फार्मूला हम क्या करते हैं, यहाँ पे राइट डाउन कर देते हैं। और एक बात और, ये जो फार्मूला है इसका डेरिवेशन कभी नहीं आता है, और डेरिवेशन इसका है भी नहीं, क्योंकि ये फार्मूला प्रैक्टिकली करके बना दिया गया है, और इस फार्मूले से क्या करते हैं, हम फाइंड आउट कर लेते हैं बेयरिंग कैपेसिटी को, इसलिए इस फार्मूले को डिराइव करना नहीं है। ठीक है, अब हम जो हमारे डिफरेंट टाइप के क्या है फार्मूलेज हैं, फार्मूलाज हैं, अलग अलग क्या करते हैं, अलग अलग फुटिंग्स के लिए, अलग फाउंडेशन के लिए, उनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, आप इसको चाहे नोट डाउन कर लीजिए। ये जो फार्मूला है हमारा, ठीक है, ये क्या होगा, इसको हम लिख देते हैं सारे फार्मूलाज को। पहले तो बात करते हैं हम जैसे स्क्वायर, अगर स्क्वायर फुटिंग हमारे पास, ठीक है, अगर स्क्वायर फुटिंग, तरजाकी का ये सारा जो फार्मूला दिया गया ये तरजाकी के अनुसार ही लिया गया है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं किसके लिए, स्क्वायर फुटिंग्स के लिए, ठीक है, बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ स्क्वायर फुटिंग। ठीक है, तो वो क्या होगा, QF बराबर क्या हो जाएगा, गामा DF, गामा DF, आई होप कि दिख रहा होगा, एक मिनट, गामा DF NC प्लस, सॉरी NQ है, प्लस 0.5 B गामा N गामा। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला होता है स्क्वायर फुटिंग के लिए। अब अगर हम बात करते हैं सेकंड, किसके लिए, जो कि हमारे पास अर्ध व्यास की गोलाकार मतलब कि सेमी सर्कुलर टाइप की कुछ फुटिंग है, इस टाइप का अगर हमारे पास कुछ फुटिंग है सेमी सर्कुलर, ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, वो आप रहने दें, अच्छा लिख देते हैं। ठीक है, क्या सेमी सर्कुलर फुटिंग्स। ठीक है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, QF बराबर
उसके लिए हमारे पास फार्मूला हो जाएगा 1.3 CnC प्लस गामा DF NQ और प्लस में क्या हो जाएगा 1.3। ये सब कोहेसिव सॉइल के लिए, ये देखिए नॉन कोहेसिव सॉइल के लिए आपको दिख रहा है, ठीक है। लेकिन अभी अभी इनमें क्या करेंगे हम CnC जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास कोहेसिव सॉइल के लिए हो जाएगा प्लस 0.6 B गामा N गामा, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया सेमी सर्कुलर फुटिंग के लिए हो गया। इसी तरह अगर हम बात करते हैं किसके लिए, रेक्टेंगुलर फुटिंग के लिए, जो हमारी रेक्टेंगुलर फुटिंग होती है उसके लिए अगर हम बात करते हैं तो वो क्या होगा, रेक्टेंगुलर फुटिंग, ठीक है। अगर इसकी बेयरिंग कैपेसिटी याद करनी है तो QF बराबर हमारे पास क्या फार्मूला हो जाएगा CnC ब्रैकेट में 1 प्लस 0.3 B/L प्लस गामा DF NQ प्लस 0.4 गामा BN गामा, ठीक है। ये क्या हुआ किसके लिए, रेक्टेंगुलर फुटिंग के लिए हमारा फार्मूला हो गया। इसका एक फार्मूला और निकल के आता है, ठीक है। वो फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे 0.5 दे देता है कभी कभी, ठीक है। आप चाहे 0.4 लीजिए चाहे 0.5 लीजिए, बात एक ही होगा, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला हो गया रेक्टेंगुलर फुटिंग के लिए। और ये सारे जो है कोहेसिव सॉइल के लिए फार्मूले हैं, किसके लिए कोहेसिव, सब में देख रहे हैं आप CnC CC सब में जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हुआ किसके लिए, कोहेसिव सॉइल के लिए हुआ। लेकिन अगर हम नॉन कोहेसिव सॉइल की बात करते हैं जिसमें कोहेजन की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो उसके लिए फार्मूले क्या हो जाएंगे, सॉरी ये सब नॉर्मल फार्मूले हैं। अब हम अगर कोहेसिव सॉइल की बात करते हैं तो वो अलग फार्मूला हो जाएगा, और नॉन कोहेसिव सॉइल की बात करते हैं तो वो अलग फार्मूला हो जाएगा, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है। कोहेसिव सॉइल के लिए और नॉन कोहेसिव सॉइल के लिए क्या हमारे पास फार्मूले होते हैं वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है। आई होप कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एनालिटिकल मेथड हो गया, ठीक है। अब हम किसकी बात करते हैं, अब बात करते हैं फील्ड टेस्ट की। किसकी बात करते हैं, फील्ड टेस्ट की। एनालिटिकल मेथड ऐसे फार्मूलों, मतलब कि फार्मूला द्वारा क्या होगा हमारा फाइंड आउट कर लिया जाता है लैब में। लेकिन अब हम बात करते हैं किसके बारे में, फील्ड टेस्ट के बारे में। फील्ड टेस्ट के बारे में हमारे पास कई मतलब कि टेस्ट होते हैं, उन टेस्ट को, जैसे हमारे पास SPT टेस्ट होता है, SPT होता है, और होता है CBR होता है, और हमारा क्या कहते हैं कि प्लेट लोड टेस्ट हो गया, PLT इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये तीन हमारे पास जनरली जो आपके सिलेबस में दिया गया है, ये 3 टेस्ट हैं जिनको हम करते हैं फील्ड पर। सबसे पहला टेस्ट आता है आपका फील्ड टेस्ट। फील्ड टेस्ट में फर्स्ट हमारा आ जाता है प्लेट लोड टेस्ट, ठीक है। आपकी प्लेट लोड टेस्ट आपको अच्छे से पता होगा कि प्लेट लोड टेस्ट कैसे हम परफॉर्म करते हैं साइट पर, क्योंकि प्लेट लोड टेस्ट के बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं, चाहे वो 3rd सेमेस्टर की बात हो चाहे 4th सेमेस्टर की बात हो, और आज 5th सेमेस्टर में भी हैं आप लोग, तो भी प्लेट लोड टेस्ट की बात करते हैं। ये प्लेट लोड टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट हो जाता है। अगर हम देखें कि कहीं पे अगर फाउंडेशन की बात आती है, सॉइल की बात आती है, तो वहाँ पर, ठीक है। इसलिए प्लेट लोड टेस्ट आप जरूर कीजिए, ठीक है। प्लेट लोड टेस्ट का फिगर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, नीचे पहले क्या करते हैं, पिट खोद लेते हैं, गड्ढा खोद लेते हैं। जितना गहरा क्या होता है कि हमको फाउंडेशन बनाना होता है, उसके बाद उसमें एक प्लेट बिछाते हैं, बेस प्लेट जिसको बोलते हैं, जिसकी साइज आपकी 30 सेंटीमीटर
30x30 की या फिर 40x40 की ऐसे साइज में होती है। ठीक है, उसके बाद उसमें एक हाइड्रोलिक जैक लगाते हैं हाइड्रोलिक जैक के ऊपर, ताकि हम लोड को रख सकें। और एक उसी में गेज आपको दिख रहा होगा। ठीक है, एक उसी में गेज दिख रहा होगा जिस पे क्या करते हैं, हमारी रीडिंग आती है कितना लोड उस पर लग रहा और कितना उसमें क्या हो रहा है कि सेटलमेंट हो रहा है। लोड तब तक बढ़ाते जाते हैं जब तक उसमें सेटलमेंट ना हो जाए या फिर वो सॉइल जो है वहाँ की फेल ना कर जाए, तब तक उसमें सेटलमेंट लगाते हैं। और उस लोड को क्या करते हैं, हम काउंट करते रहते हैं, देखते हैं कितने लोड पे वो सेटल हो रहा है या फिर फेल हो रहा है। तो वही हमारी क्या प्लेट लोड टेस्ट कहलाती है। ठीक है, ये आपका प्लेट लोड टेस्ट हो गया। ऐसे ही करना, बस नॉर्मली हमने बता दिया। बाकी एक एक प्रोसेस कैसे लिखा जाता है वो आपको, अगर आपने थर्ड सेमेस्टर का हमारा नोट्स देखा होगा, फिर फोर्थ सेमेस्टर का नोट्स देखा होगा, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, कि प्लेट लोड टेस्ट कैसे करते हैं, उसका एक एक प्रोसीजर मिल जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, एसपीटी की। ठीक है, एसपीटी मतलब क्या हो जाएगा हमारा, क्या एसपीटी, एसपीटी मतलब स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। ये तो हो गया प्लेट लोड टेस्ट की बात। अब हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, एक मिनट, सेकंड, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, जिसको हम एसपीटी। ठीक है, ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। इसमें क्या होता है, क्या होता है, एक सैंपलर होता है। ठीक है, क्या होता है, थिक वॉल स्प्लिट स्पून सैंपलर होता है। उस सैंपलर को क्या करते हैं, 65 kg के वेट को, किसको, 65 kg के वेट को 75 सेंटीमीटर की हाइट से सॉइल में धंसाते हैं। क्या करते हैं, पेनिट्रेट करते हैं। नाम से पता चला स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, मतलब कि वेधन परीक्षण। मानक वो तो अलग है, वेधन परीक्षण मतलब कि उसमें छेद करके क्या कर रहे हैं, हम उसको, उसकी बेरिंग कैपेसिटी को चेक कर रहे हैं कि वो कितना, मतलब कि जब हम 65 kg का वेट 75 सेंटीमीटर की ऊंचाई से गिराते हैं तो वो कितना उसमें पेनिट्रेट कर रहा है। अगर कम पेनिट्रेट कर रहा है तो क्या होगा, मतलब कि उसका जो बेरिंग कैपेसिटी है वो बढ़िया है। अगर वो निडल जो है हमारा, जो सैंपलर, स्पून सैंपलर, वो पूरा उसमें धंस जा रहा है, तो वो क्या होगा, उसकी बेरिंग कैपेसिटी सही नहीं है, मतलब कि कम बेरिंग कैपेसिटी जो है वो कम है। क्या करते हैं कि जैसे क्या होता है कि एक हमारा क्या होता है, कुछ इस तरह से हमारा सैंपलर बना होता है। एक मिनट, लगता है इंक खत्म हो गई, एक मिनट, इंक डाल देते हैं इसमें। अब ठीक है, क्या हम बात करते हैं
कि ये कुछ हमारा इस तरह से क्या होता है, सैंपल बना होता है, ठीक है। इसमें ये नीडल लगी होती है, ठीक है। और ठीक है, इस पे क्या करते हैं हम, वेट लगाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं इसमें, जब वेट लगाएंगे 65 kg का वेट लगाएंगे तो ये कितना पेनिट्रेट कर रहा है, ठीक है। ये क्या होता है, कितना पेनिट्रेट कर रहा है। कितना पेनिट्रेट कर रहा है वही हम देखते हैं। क्या इसमें नंबर ऑफ ब्लोज की संख्या काउंट करते हैं और कितना पेनिट्रेट कर रहा है उसको काउंट करते हैं। फिर उसके बाद वही जो क्या कहते हैं कि नंबर ऑफ ब्लोज और 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर क्या कहते हैं, 75 सेंटीमीटर की हाइट से गिराते हैं और 65 kg का वेट होता है। तो 30 सेंटीमीटर अगर ये पेनिट्रेट कर रहा है तो कितने नंबर ऑफ ब्लोज पे ये 30 सेंटीमीटर पेनिट्रेट कर रहा है, वही उसके क्या कहलाती है, पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस कहलाती है, ठीक। पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस, और उसी पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस के बेसिस पे क्या करते हैं हम इसको डिसाइड करते हैं कि पता करते हैं कि इसकी बेयरिंग कैपेसिटी इतना, जितना क्या होगा कि अगर इसके जो पेनिट्रेशन होगा, इसका जो क्या कहते हैं पेनिट्रेशन होगा, पेनिट्रेशन अगर ज़्यादा नंबर ऑफ ब्लोज लगाएंगे इस पर तब 30 सेंटीमीटर पेनिट्रेट करेगा, तो मतलब क्या है इसका कि उसकी बेयरिंग कैपेसिटी बढ़िया है। लेकिन अगर कम ही नंबर ऑफ ब्लोज पे, एक ही 2 नंबर ऑफ ब्लोज पे क्या हो रहा है, ये 30 सेंटीमीटर धंस जा रहा है, तो उसकी बेयरिंग कैपेसिटी कम होगी। यही हमारी क्या स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट कहलाती है। अब इसको आप स्वयं कैसे, किस लैंग्वेज में लिखना है, अगर आपको लिखने के लिए आ जाए तो आप अच्छे से लिख सकते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस करते हैं। हमने आपको ऐसे बता दिया कि मौखिक कैसे क्या होता है, ठीक है। जैसे ये जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें, ये 65 kg वेट, 75 सेंटीमीटर की हाइट से कितना पेनिट्रेट करना चाहिए, और नंबर ऑफ ब्लोज जिसको क्या कहते हैं, फिर रेजिस्टेंस जो हमारा आता है पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस, वो किसे कहते हैं। अगर आपने इतना लिख दिया हाईलाइट करके तो आपको बढ़िया नंबर मिल जाएगा इसमें, ठीक है। बाकी कैसे करते हैं, क्या सबसे पहले क्या करते हैं, वो आपको खुद से बना के आप उतना लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, यहाँ से पता चलता है कि वो सॉइल जो है लूज है या फिर हार्ड सॉइल, मतलब कि उसके बेयरिंग कैपेसिटी के बारे में पता चलती है। अलग अलग इसका पेनिट्रेशन जो रेजिस्टेंस आता है अलग अलग आता है, उसी बेसिस पे क्या करते हैं उसको डिसाइड करते हैं कि ये कैसी सॉइल है। तो ये क्या हो गया, हमारे पेनिट्रेशन टेस्ट हो गया, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन SPT टेस्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक हमारे पास क्या आता है, इसके बाद ऐसे ही डच कोन पेनिट्रेशन टेस्ट आता है, ठीक है। डच कोन पेनिट्रेशन टेस्ट वो कुछ इस तरह से हमारा एपरेटस जो उसका होता है कुछ इस तरह से बना होता है, और इसको हम पेनिट्रेट कराने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से वो हमारा बना होता है, जिसकी हाइट क्या होती है, ये 31 सेंटीमीटर। ये जो एंगल होता है इन दोनों के बीच में, ये 60 डिग्री होगा, तो ये भी 60 डिग्री का होगा, ठीक है। इसको पेनिट्रेट कराने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या करते हैं हम पेनिट्रेशन टेस्ट ज्ञात करते हैं, जिसको हम डच कोन पेनिट्रेशन टेस्ट बोलते हैं। क्या, डच कोन पेनिट्रेशन टेस्ट, ये भी पेनिट्रेशन टेस्ट होता है, SPT टेस्ट होता है। सेम उसी तरह
इसको भी हम करते हैं, लेकिन इसमें क्या ये डच जो कोण होता है, डच टाइप का जो कोण होता है उसको यूज करते हैं। वहाँ पे स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट में दूसरा हमारा एपरेटस था। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं CBR टेस्ट। ठीक है, CBR टेस्ट भी आपको कई बार बताया जा चुका है, वो चाहे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो या फिर हाईवे इंजीनियरिंग हो, दोनों जगह आपको पढ़ाया गया कि CBR टेस्ट कैसे हम करते हैं। CBR टेस्ट में क्या करते हैं हम, जो परीक्षण भार आता है और जो मानक भार होता है, मानक भार से उसको डिवाइड कर देते हैं। जैसे क्या करते हैं, CBR टेस्ट एक CBR मेथड होता है, वो यहाँ पे नहीं है, डिप्लोमा में वो है ही नहीं CBR मेथड, वो हाईवे में हम यूज करते हैं। और CBR टेस्ट बस आपके सिलेबस में है। ठीक है, क्या करते हैं इसमें 50 mm डाया का क्या होता है, एक बेलनाकार क्या होता है हमारा प्लंजर होता है। 50 mm डाया का बेलनाकार मतलब कि सिलिंड्रिकल प्लंजर होता है। ठीक है, क्या प्लंजर होता है, इसको 1.25 mm पर मिनट की दर से क्या करते हैं, पेनिट्रेट कराते हैं। सॉइल में क्या करते हैं, इसको पेनिट्रेट कराते हैं, धंसाते हैं, और कितने फोर्स पे ये कितना उसमें पेनिट्रेट कर रहा है उसको क्या करते हैं हम नोट करते रहते हैं। और फिर क्या करते हैं ना, जैसे क्या 50 mm डाया का सिलिंड्रिकल हमने एक प्लंजर दिया, प्लंजर को 1.25 mm पर मिनट की दर से क्या करते हैं, सॉइल में पेनिट्रेट करवाते हैं। और फिर हमारे पास एक मानक वैल्यू दी रखी है। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड ने जिसको बनाया है उस मानक वैल्यू से, मतलब कि वो मानक वैल्यू कहाँ से लिया गया, कैसे लिया गया, किस एक क्या था, उन्होंने जो वैज्ञानिक थे हमारे, उन्होंने एक रॉक लिया, पत्थर पे उन्होंने सेम यही प्रोसेस किया। ठीक है, और कितने लोड पे कितना वो पेनिट्रेट कर रहा है वहाँ पे उन्होंने निकाला मान और उसको स्टैंडर्ड मान बता दिया। उस स्टैंडर्ड मान और इस मान, ये जो मान हमारा निकल के आता है साइड पे, और उस स्टैंडर्ड मान का जो दोनों का अनुपात होता है उसी को CBR रेशियो कहते हैं। और उसी CBR रेशियो के बेसिस पे क्या करते हैं, हम अपने बेयरिंग कैपेसिटी को बताते हैं। तो कुछ हम मान आप सभी को बता देते हैं। ठीक है, मान आप सभी को कुछ बता देते हैं। जैसे क्या हुआ, उन्होंने जब वहाँ पर रॉक पे टेस्ट किया था, तो उन्होंने पाया कि प्लंजर जब 2.5 mm धंसता है तो उस पर वेट उन्होंने जो पाया वो 1370 kg का वेट उन्होंने पाया। इसी तरह अगर 5 mm जब धंसता है तो उन्होंने 2055 kg का वेट पाया। ठीक है, इसी तरह फिर उन्होंने 7.5 फिर 7.5 mm की पेनिट्रेशन पे उन्होंने 2630 kg का वेट पाया। ठीक है, इस लोड से जो हमारे साइड पर, जैसे क्या किया हमने, 50 mm का प्लंजर था, उसको 1.25 mm पर मिनट की दर से हमने धंसाने की कोशिश की। मान लेते हैं वो कितना, जब 2.5 mm ये पेनिट्रेट हुआ तो उस टाइम उसका वेट जो था वो 1000 था। ठीक है, 1000 था, तो उसका CBR वैल्यू कितना हो जाएगा, वो हमारे कितना हो जाएगा, जो परीक्षण का मान है 1000 अपॉन में और मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे। ये जो वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी, जो भी निकल के आएगी आप कैलकुलेट कर दीजिएगा, वही उसकी CBR वैल्यू कहलाती है या फिर CBR रेशियो कहलाती है। ठीक है, इस बेसिस पे क्या करते हैं हम CBR वैल्यू ज्ञात करते हैं और फिर चेक करते हैं वहाँ पे। अगर क्या होता है इससे ज़्यादा आता है
तब तो ठीक है, लेकिन अगर इससे कम आता तो हम इस मान को क्या करते हैं, वहाँ पे अडॉप्ट कर लेते हैं वहाँ की बेयरिंग कैपेसिटी को। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा आता है तो अच्छी बात है। ठीक है, जैसे मतलब क्या हुआ कि अगर 1370 kg से के कम वेट पे 2.5 mm उसमें पेंट्रेट कर रहा है, तो वहाँ की बेयरिंग कैपेसिटी कम है, तो उस सॉइल को हम यूज वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने के लिए फिर उसको ट्रीट करेंगे, उसकी बेयरिंग कैपेसिटी को बढ़ाएंगे, तब क्या करते हैं उस पर हम जो भी हमारा स्ट्रक्चर बनाना हो, जो भी काम करना हुआ हम करते हैं। लेकिन अगर इससे अधिक आता है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर इससे कम आता है तो उसको हम ट्रीट करना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो ये क्या हुआ, CBR टेस्ट हुआ। जबकि आपको सारे टेस्ट के बारे में समझ में आया होगा, कैसे बेयरिंग कैपेसिटी को फाइंड आउट करते हैं, ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर सकते हैं। यहीं पे ये जो बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल चैप्टर आप सभी का ख़त्म होता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, जो कि हमारा है शैलो एंड डीप फाउंडेशन। फाउंडेशन आप पढ़ चुके हैं, यहाँ पे हम बस आपको बेसिक जानकारी दे देंगे ताकि आपको एक बार रिकॉल हो जाए कि क्या हमने पढ़ा था, हमको भूल तो नहीं गया है। इसलिए हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में शैलो एंड डीप फाउंडेशन के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप सभी को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है, किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होगा या फिर स्क्रीन पर शो हो रहा होगा हमारा व्हाट्सएप नंबर, वहाँ पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ की, इम्पॉर्टेंट नोटिस की लिंक चाहिए या फिर आपको नोट्स डाउनलोड करना है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को, जिसका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।